जरा सोचिए, भारत के ठीक बीचों बीच एक ऐसी आर्ट गैलरी जो 1-2 साल नहीं बल्कि 1 लाख साल पुरानी है। जी हाँ, ये है भीमबेटका, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी बोलते हैं और हमें सुनाते हैं हजारों साल पुरानी दास्तान। तो चलिए इस कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं 750 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर्स की, जो एक बहुत बड़े इलाके में फैले हुए हैं। ये तो मानो इंसानी सोच और कला का एक ऐसा विशाल कैनवस है जो हमें सीधे उस जमाने की झलक दिखाता है जब सब कुछ शुरू हो रहा था। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। सोचिए, हजारों साल एक के ऊपर एक कई परतें बनी हुई हैं, बिल्कुल एक उलझी हुई पहेली की तरह। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी कहानी सबसे पहले कही गई थी। तो इस कहानी के हीरो से मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वी.एस. वगानकर, एक ऐसा इंसान जिनकी सिर्फ एक छोटी सी जिज्ञासा ने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये खोज हुई कैसे? कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, कोई टीम नहीं थी, बस एक ट्रेन का सफर था, एक एहसास था और इतिहास को खोज निकालने का जुनून। उन्होंने ट्रेन की खिड़की से उन पहाड़ों को देखा। उन्हें लगा कि यहां कोई राज जरूर छिपा है और बस अगले ही स्टेशन पर उतर गए। 133, ये वो संख्या है उन गुफाओं की जहां डॉक्टर वाकणकर को पक्के तौर पर पेंटिंग्स मिली। जरा सोचिए, 133 अलग अलग कैनवास और उन पर बिखरी हजारों साल की कला। इस सब को समझना, सुलझाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन डॉक्टर वाकणकर की ये खोज सिर्फ कुछ गुफाओं को ढूंढना भर नहीं थी। नहीं, इसने तो एक बहुत बड़ी अकादमिक बहस छेड़ दी। उन्हें उस वक्त के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की थ्योरी को चैलेंज करना था, इस सवाल पर कि भाई ये आर्ट आखिर है कितनी पुरानी। देखिए, पहले के रिसर्चर्स जैसे कॉकबर्न और गॉर्डन मानते थे कि ये कला ज्यादा पुरानी नहीं है, करीब 8वीं सदी ईसा पूर्व की। लेकिन वाकणकर ने आकर कहा, नहीं, ये कला बहुत बहुत ज्यादा पुरानी है। ये तो प्रागैतिहासिक काल की है। मतलब वो इतिहास की घड़ी को कुछ हजार साल से सीधा हजारों हजार साल पीछे ले जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा दावा था। पर इतना बड़ा दावा, इसे साबित कैसे करते? सबूत तो चाहिए थे। और वाकणकर को वो सबूत कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं चट्टानों की परतों में मिले। और यहीं से शुरू होता है असली आर्कियोलॉजिकल जासूसी का काम। वाकणकर ने एक तरीका इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं रिलेटिव डेटिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज की पक्की तारीख बताए बिना यह पता लगाना कि वो किसी दूसरी चीज से पुरानी है या नहीं। यही तो उनकी जीनियस थी। उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा, अच्छा कौन सी पेंटिंग किसके ऊपर बनी है, समय के साथ साथ स्टाइल कैसे बदला, विषय कैसे बदले, कौन से रंग और तकनीक इस्तेमाल हुए। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने पेंटिंग्स को उन्हीं गुफाओं में मिले पत्थर के औजारों से जोड़कर देखा। मतलब ये एक पूरा साइंटिफिक तरीका था। उनके एनालिसिस का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। उन्होंने पाया कि लगभग 53% पेंटिंग्स ट्रांसपेरेंट तकनीक से बनी थीं। मतलब रंग में पानी मिलाकर एक हल्का पारदर्शी सा असर दिया गया था। और ये तकनीक अक्सर सबसे पुरानी पेंटिंग्स में मिलती थी। इसी तरह की छोटी छोटी डिटेल से पूरी टाइमलाइन बनाने में मदद मिली। तो चलिए अब इस मेथड को असल में काम करते हुए देखते हैं। हम 3 अलग अलग आर्टिस्टिक लेवल या दौर की पेंटिंग्स पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली, सबसे पुरानी परत से। यहीं से भीमबेटका की कहानी शुरू होती है। इस दौर में कला का पूरा फोकस जानवरों पर था। और वो भी कैसे? विशाल ताकतवर जानवर, कुछ तो 8-8 फीट तक लंबे बनाए गए। कोई इंसान नहीं, सिर्फ प्रकृति की ताकत। और रंग भी हल्के लाल भूरे से। ये वो दुनिया थी जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अलग ही रिश्ता था। जैसे ये देखिए, एक विशाल जंगली सुअर का चित्र। इसकी ताकत और बनावट देखिए। ये लेवल 1 की कला का एकदम सटीक उदाहरण है। बिल्कुल असली जैसा, बहुत बड़ा और पूरा ध्यान प्रकृति पर। चलिए अब जरा टाइम में आगे चलते हैं, लेवल 4 पर। यहां तक आते आते कला में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अब कलाकार सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, वो चीजों को अपने तरीके से दिखा रहे थे। आकृतियां थोड़ी डिजाइनर हो गईं, मतलब स्टाइलाइज्ड। रंग भी तांबे जैसा हो गया। और एक बड़ी मजेदार चीज आई जिसे एक्सरे स्टाइल कहते हैं, जिसमें जानवर के शरीर के अंदर की बनावट भी दिखाई जाती थी। ये इसका एक शानदार उदाहरण है। ये जंगली भैंसें एकदम असली नहीं लग रहे हैं, है ना? उनके शरीर के अंदर देखिए कैसे डिजाइन बने हुए हैं।
ये कला का विकास है। ये बताता है कि अब लोग दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि उसे एक नए सांकेतिक तरीके से समझ भी रहे थे। और अब आते हैं लेवल 7 पर, और यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अब कला सिर्फ जानवरों की नहीं रही, अब इसका हीरो इंसान बन गया, और वो भी अकेले नहीं, बल्कि संगठित समूहों में। हमें योद्धा दिखते हैं, लड़ाइयाँ दिखती हैं, जुलूस दिखते हैं, हाथ में धनुष बाण, तलवारें, ढालें। ये सब एक ज्यादा जटिल समाज की तरफ इशारा करते हैं, जहां शायद संघर्ष भी था। यहाँ देखिए, सिर्फ पैदल लोग ही नहीं, बल्कि हाथियों और घोड़ों पर सवार लोग भी हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेना, एक सामाजिक ऊंच नीच और जानवरों को पालतू बनाने का साफ संकेत है। अब हम शिकारी संग्राहक वाली दुनिया से बहुत बहुत आगे आ चुके हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? ये क्यों इतना जरूरी है? चलिए इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम भारतीय प्रागैतिहास पर एक यूनिवर्सिटी लेक्चर का निचोड़ सुन रहे हों। तो सार ये है, भीमबेटका पत्थर पर लिखी एक ऐसी किताब है जो हमें दक्षिण एशिया में इंसान के विकास की पूरी कहानी दिखाती है, एक शिकारी से लेकर एक जटिल समाज बनाने तक। डॉक्टर वाकनकर का काम सिर्फ तारीखें पता लगाना नहीं था, उन्होंने तो भारत के प्रागैतिहास की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। और इसी की अहमियत को पहचानते हुए 2003 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर ये दीवारें 1 लाख साल पुरानी इतिहास की किताब हैं, तो हमने तो अभी इसके कुछ पन्ने ही पढ़े हैं। सोचिए अभी और कितने राज, कितनी कहानियां इन पत्थरों की परतों में दबी होंगी, जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।